Good morning students. Today we are going to start lecture 2 of chapter 3 which is kinetics for the class 12 CBSE and RBSE. देखिए in last lecture we have discussed about the what is kinetics, what is the order of the reaction, what is order, what is kinetics, what is rate constant, okay. In a reaction, if a reaction is for example A plus 2B is equals to C, so as the reaction proceeds, reactants decreases and product increases with time, okay. So we have find out the rate and rate constant, rate law. इसके बारे में हमने पढ़ लिया है. रेट लॉ क्या होगा किसी भी रिएक्शन का, के रेट लॉ जो है दैट इज इक्वल्स टू के ए बी इसकी पावर, ठीक है, दैट इज रेट लॉ. मान लीजिए ये रिएक्शन ऐसे होती N1 N2, N1 mole of A, N2 mole of B is forming M1 mole of C, then what will be the वो expression will X and Y, okay. So this X and Y tells about the order. Now we will read about another type of reactions. If a reaction taking place in one step, it is elementary reaction, elementary, and if it is taking more than one step, then it is complex reaction. Clear? Now we will go to the integrated rate equation. Integrated rate equation. What is it? Rate equation. To understand integrated rate equation, first we will integrated rate equation, we will go for a zero order. यानी हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे. जीरो ऑर्डर, देखो ऑर्डर क्या होता है, इफ द रेट ऑफ द जीरो ऑर्डर का मतलब है इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जीरो. मीन्स यदि रेट जो है वो किसी भी रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है. रिएक्टेंट कोई भी है, मान लीजिए रिएक्शन है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, R. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरोथ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन. ये क्या है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन. किसकी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन. जीरो पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, के आर नॉट. ये मैंने आपको बताया था, ठीक है. अब आपको पता है के आर नॉट का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया. ऐसे हम लिख सकते हैं रेट लॉ. क्लियर. तो इस केस में क्या हो गया, आर नॉट की वैल्यू 1 होगी तो रेट किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी. एक चीज तो ये आ गई, ठीक है. यदि हम इसे यहाँ पर रेट कांस्टेंट की आपसे यूनिट पूछता है तो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर सेकेंड. क्लियर. ये मैंने आपको बता दिया है. अब आप देखो रेट को कैसे लिखेंगे. यदि हमें इसकी रेट को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, रेट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस dr/dt. ये एक रिएक्शन है, मैं इस रिएक्शन की बात कर रही हूँ. इस रिएक्शन के बारे में यदि मुझे लिखना है तो रेट क्या होगी, रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस की जो रेट है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, अभी आपको बताया के आर नॉट के बराबर होगी. क्लियर. अरे के आर नॉट के बराबर ही तो होगी. रेट क्या है, रेट को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है. अब आपको पता है आर नॉट की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस dr/dt. ये तो आर नॉट की वैल्यू 1 हो गई तो ये हो गया के, तो मैं इसको लिख दूं माइनस dr/dt, ठीक है. या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ. यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है. क्लियर. अब मैंने क्या किया, और इंटीग्रेशन यदि मैंने दोनों साइड को इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन में dr पे इंटीग्रेशन क्या आता है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो dr का तो हो जाएगा r, इसका हो जाएगा kt प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा. ये आपको लर्न करना है बायो वाले स्टूडेंट्स को, मैथ वालों को ही आता है, ठीक है.
dt का इंटीग्रेशन t, dr का इंटीग्रेशन r, k कांस्टेंट है, ठीक है, ये कैसा है, कांस्टेंट है, माइनस का साइन तो चलेगा ही चलेगा, इस माइनस के साइन को मैं इधर भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, क्लियर, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन में देखिए, ये जो इक्वेशन मैंने आपकी लगाई है, इस इक्वेशन को हमने नंबर 1 दे दिया, यदि t 0 है तो r की वैल्यू क्या होगी, r 0 होगी, ठीक है। तो अब आप देखो यदि t 0 हो, यदि t 0 हो तो ये सारी वैल्यू 0 होगी, तो r नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, i के बराबर होगी, क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यदि इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, और मैंने क्या किया, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1, तो देखो r की वैल्यू क्या होगी, r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, पाई की जगह मैंने आर नॉट की वैल्यू रख दी, क्लियर, समझ में आ रहा है। ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें से ही बनेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, के टी इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, इसको इधर ले गई तो पॉजिटिव हो गया, इसको इधर ले गई तो नेगेटिव हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो टी की वैल्यू क्या होगी, आर नॉट माइनस आर अपॉन के, इट्स एन एक्सप्रेशन, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर, ठीक, यहां तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 3 कर दिया और इस इक्वेशन को मैंने 4 कर दिया, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, क्लियर। ये आपकी क्या आ गई, ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गया, के टी, ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू है, इसको आप ऐसा करो, इसको आप 4 मान लो, इसको तो आप 4 मान लो, इसको आप 5 मान लो। यदि आपसे वो पूछता है जीरोथ लॉ की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताइए, तो आप ये बताएंगे, ऊपर वाली में लिख देंगे तो भी सही है, लेकिन उसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर जो 4 है, ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से कर्व खींचते हैं, कर्व देखिए मैं यहाँ खींचती हूँ, ठीक है। कर्व किस किस के बीच में खींच रहे हैं, कर्व खींच रहे हैं आर और टाइम के बीच में, क्लियर, किस किस के बीच में खींच रहे हैं, आर के बीच में, यानी आर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्या है, ये टाइम है, किससे, इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 से। आर को हमने लिया है वाई पर, एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला लगाया है हमने, ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो अब आप देखो आर और टी के बीच में, आर वाई एक्सिस पर हमने आर लिया, एक्स एक्सिस पर हमने टी लिया, ठीक है। एम क्या है, एम होता है स्लोप, ये कैसा है, नेगेटिव में, यानी लाइन ऐसे आएगी, नेगेटिव स्लोप की लाइन आएगी, ठीक है। और स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा माइनस के, स्लोप क्या होगा, माइनस के। और ये जो सी है, ये जो चीज होती है, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट, ये है इंटरसेप्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है r0, क्लियर। तो जो कर्व आएगा वो इस तरीके से आएगा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। नाउ कम टू दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, ये तो मैंने यहाँ तक बताया है, अब यदि मुझे इसमें यहाँ पर हाफ लाइफ देखनी है, क्या देखनी है, हाफ लाइफ, इसी इक्वेशन में, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को टाइम टेकन टू रिड्यूस reactants half
concentration, to reduce half of reactants concentration. रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या मतलब होता है? हाफ लाइफ का मतलब है किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आधा होने में जितना समय लगता है. हाफ लाइफ का मतलब कोई भी रिएक्शन जो है उसको कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन टू रिड्यूस हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. रिएक्टेंट की जो भी कॉन्सेंट्रेशन थी उसको आधा होने में, हाफ होने में कितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ. ठीक है, तो जब हम हाफ लाइफ निकालते हैं, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, ड्यूज टू टाइम टेकन टू रिड्यूस हाफ ऑफ रिएक्टेंट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा होने में जो समय लगता है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? टी हाफ से डिनोट करते हैं. क्लियर? इसमें अब आप देखो क्या होता है कि जब टी की वैल्यू टी हाफ, यानी वो समय जबकि टी हाफ कब हो जाएगा, जब कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो. ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है. यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसको आधा होने में कितना समय लगेगा, वो क्या कहलाता है? हाफ लाइफ कहलाता है. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब इस वैल्यू को मैंने किस में रखा? अब आप देखो यहाँ पर फुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 5. मैंने इक्वेशन 5 में वैल्यू रखी, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई? आर नॉट तो ऐसे ही रहेगा. आर की वैल्यू कितनी है? हाफ अपॉन के. ये क्या निकाल रही हूँ मैं? टी हाफ निकाल रही हूँ, तो क्या हो जाएगी? आर नॉट अपॉन 2. तो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या है? आर नॉट अपॉन 2. इसको सॉल्व कर लेंगे हम. इसमें आर की वैल्यू रखी है सिर्फ R0/2 और सॉल्व कर लिया है. एलसीएम लिया, R0 में से R0 2 गए तो R0/2 बचा ना, दैट इज द हाफ लाइफ. सो इट इज द इक्वेशन नंबर 6. क्लियर? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? ठीक है, तो इस तरीके से हाफ लाइफ के क्वेश्चन आप यहाँ पर से सॉल्व करेंगे. ठीक है, नाउ कम टू दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप बिल्कुल देखो, डेरिवेशन आपके नहीं आएगा, बट आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, आप फॉर्मूले में से क्वेश्चन भी पूछ सकता है. जनरली कर्व के क्वेश्चन आते हैं या न्यूमेरिकल्स आते हैं. क्लियर? तो अब आप देखिए, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या करेगी. फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है रेट ऑफ द रिएक्शन इज, क्योंकि आपकी इस बार तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर में क्या हुआ? रेट यानी -dr/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टेंट्स फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन. यानी एक R जो है वो P में बदल रहा है. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर यदि मैं बोल रही हूँ फिर तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की फर्स्ट पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, dr/dt इक्वल्स टू kdt. ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है. यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको. ठीक है, इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन, तो इसको मैंने और ठीक है, सॉरी R1 का मतलब R ही तो होता है. ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे dr/r को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये जो है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस dr, ये r इधर आ गया, dt इधर चला गया, माइनस का साइन इधर चला गया. ठीक है, इंटीग्रेशन जब करोगे और इंटीग्रेशन, तो dr/r का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln r होता है बराबर kt प्लस c. एक कांस्टेंट है अगेन, या c की जगह आप अगेन आई लिख लो, कुछ भी लिख लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ठीक है, ये हो गया. क्लियर? अब आपने क्या किया? अगेन यदि t की वैल्यू 0 है तो r क्या होगा? यदि t की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो r की वैल्यू क्या होगी? r0 होगी. यानी t की वैल्यू 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो उस टाइम पर क्या होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन R0 क्या है भाई?
आप देखो R0 क्या है, R0 है T इज इक्वल टू 0 पर R0 होगी। R0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और T टाइम पर R क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। जब स्टार्ट नहीं हुई है रिएक्शन उस टाइम पर, तो टाइम तो 0 है ना, उस टाइम पर ये जो कैपिटल आ रहा है वो क्या है, R0 ही तो है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू इस इक्वेशन में, इट इज इक्वेशन नंबर 1, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई फॉर एग्जांपल। तो अब ये इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 3 to 2, तो ln कैपिटल R इक्वल्स टू T इज 0, तो ये तो सारा 0 हो गया, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, और R क्या हो गया, R क्या हो गया, R की वैल्यू R0 हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 3, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई 4, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 4 to 2, तो देखो क्या हो जाएगा, ln R इक्वल्स टू KT प्लस ln R0। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, टाइम 0 था, ये T टाइम पर कंसंट्रेशन है, ln का मतलब लॉग, ठीक है। ln की बात कर रही हूँ मैं आपको, यहाँ से समझ में आ गया। दिस इक्वेशन इज 5th इक्वेशन, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। ये इक्वेशन हो गई आपकी 5th इक्वेशन, ठीक है। ये माइनस है, हर जगह माइनस है, ठीक है। अब यदि मुझे यहाँ पर कर्व खींचना है, किस किस के बीच में, आप देखो कर्व खींचना है मुझे किस किस के बीच में, ln R के बीच में। R क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है टाइम T और T के बीच में, T के बीच में। तो अगेन y इज इक्वल टू mx प्लस c, m क्या है, अगेन नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, क्लियर। यदि मैं ln के बीच में कर्व खींच रही हूँ, तो ln R और T के बीच में यदि मैं कर्व खींच रही हूँ, तो इसको हमने x एक्सिस पर लिया, इसको हमने y एक्सिस पर लिया, m क्या हो गया, स्लोप हो गया, स्लोप क्या है, अगेन माइनस के, और ये क्या है, अगेन इंटरसेप्ट है ln 0, क्लियर। ये क्या है, I सॉरी C है, इंटरसेप्ट है ln R0, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको किया, इसको आगे सॉल्व किया, तो देखो इसको मैं ऐसे कैसे सॉल्व करती हूँ, ln R, ये क्या है, ये यहाँ पर प्लस में, इधर गई तो ये माइनस में आ गई, ln R0 इक्वल्स टू माइनस KT, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे कर लिया। अब आप देखो यहाँ माइनस है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस ln R प्लस ln R0 इक्वल्स टू KT, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ln R0 अपॉन R इक्वल्स टू KT। ये माइनस है, इसको नीचे लेगी तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपकी इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नंबर 6, ln R0 अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ से हम T निकाल सकते हैं, K निकाल सकते हैं, जो वो पूछेगा आप वो निकाल सकते हो, R0 अपॉन R और 1 अपॉन K, क्लियर। ये इक्वेशन आपकी होगी 7 इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 7, क्लियर। सो दिस 7th इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई है ना। इसी इक्वेशन को ये, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। यदि इस, ठीक है, इसी इक्वेशन को यहाँ पर यदि हम इसे सॉल्व करें, तो यही इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R0 e raised to power माइनस KT।
ये एंटीलॉग लेने पर होती है, उसका आपको बस सिर्फ आपके बुक में लिखा हुआ है कि एंटीलॉग जब हम लेंगे तो एंटीलॉग लेने पर ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ना ln r, ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 का यदि हम क्या कर दें, ऑन टेकिंग एंटीलॉग, यदि हम इसका एंटीलॉग ले लें तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, r0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इक्वेशन सेम ही है, ठीक है ना। यदि ये लिखी हुई है तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन है ही, तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए। अब वो आपके पास आ गया, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम, अब आप यहाँ पर देखो कि ये जो ln है ना, इस ln को यदि हम लॉग में लिखेंगे तो इसके आगे हम कैसे लिख देते हैं, 2.303 log r0 अपॉन r, ये तो है ही, इक्वल्स टू 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 8। तो क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व करने हैं। यदि वो आपसे रेट कांस्टेंट कहता है तो k इधर चला जाएगा, t इधर आ जाएगा, t तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये टी टाइम पर कंसंट्रेशन है, ये रेट कांस्टेंट है, ये टाइम है। समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन नंबर आपकी 8 हो गई है, ठीक है। तो अब मान लीजिए यदि वो आपसे ये कहता है कि r0 अपॉन r और t के बीच में कर्व खींचिए। मान लीजिए उसने अब आपको एक कर्व दे दिया कि आप कर्व खींचिए log r0 अपॉन r के बीच में, r0 अपॉन r के बीच में और t के बीच में कर्व खींचिए। तो अगेन y, ये x पर, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये फॉर्मूला लगाओगे ना, y पर आपने ये रखा है, x पर ये रखा है, ये किधर चला जाएगा, ये इधर से जाएगा, ये क्या हो जाएगा, k अपॉन 2.303 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस बार और c की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0, कोई वैल्यू नहीं है तो c तो 0 हो गया। यानी लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगी इस तरीके से। आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, आप इस इक्वेशन को ढंग से समझिए कि यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि कर्व खींचना है आपको log r0 अपॉन r के बीच में। तो मैं इसको कैसे लिख दूं, kt अपॉन 2.303 लिखूंगी ना, अरे k इधर चला गया और ये नीचे आ गया। अब y पर तो ये ले लिया, x पर क्या है, t प्लस c, फॉर्मूला तो ये है, c की तो कुछ वैल्यू ही नहीं, तो ये तो 0 हो गया। 0 का मतलब लाइन ओरिजिनल पॉइंट से पास आउट हो रही है, ठीक है। और स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया k अपॉन, स्लोप विल बी k अपॉन 2.303, क्लियर। तो आपको ऐसे कर्व का कोई ना कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही यदि वो आपको क्या देता है कि हाफ लाइफ निकालिए, तो आप हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, तो हाफ लाइफ के लिए सिंपल वैल्यू है, अभी आपको बताया हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ के लिए देखो कि यदि हाफ लाइफ का मतलब, हाफ लाइफ का मतलब है कि आपको t की वैल्यू, t बराबर t हाफ कब होगा, जब r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r0/2, यानी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ होने में लगा टाइम, ठीक है। तो वैल्यू को पुट कर दो, तो t हाफ क्या हो जाएगा, t हाफ इक्वल्स टू 2.303 log r0 की वैल्यू तो ऐसी रहेगी, k r की वैल्यू क्या हो गई, r0/2, r0 से r0 कट गया क्योंकि ये पूरा log है। तो अब आप देखो क्या हो गया, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.303, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है अपॉन k, दैट विल बी इक्वल्स टू t हाफ, और ये कितनी आ जाएगी 0.693 अपॉन k, t हाफ। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 9, यानी फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होगी, 0.693 अपॉन k होगी। जबकि जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या थी, उसकी थी r0 अपॉन 2k, ये थी ना। यानी आप देखो कि जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ थी वो तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही थी, लेकिन यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं कर रही है, क्लियर। तो ये हो गई आपकी, ठीक है। अब इसमें देखो
अब इसमें एक जो लास्ट पॉइंट बचता है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को अभी हमने जब स्टार्टिंग में जो कल का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेट होती है किस बात पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कैटलिस्ट पर डिपेंड करती है। यदि कैटलिस्ट डाल देते हैं किसी रिएक्शन में तो हम देखते हैं कि रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है। ये मैंने आपको एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर नंबर 5 में बताया है, ठीक है। तो जो कैटलिस्ट है वो तो क्या करते हैं, कैटलिस्ट तो जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कैसे? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ये एक्टिवेशन। लेकिन यदि हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो ये रिएक्शन ना ऐसे हो जाएगी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो कैटलिस्ट के अलावा टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंस का मतलब है कि यदि हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो रेट है वो क्या हो जाती है, डबल और ट्रिपल, डबल ट्रिपल के बीच में हो जाती है रेट, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है। रेट डबल और ट्रिपल हो जाती है, और वी कैन से रेट कांस्टेंट डबल्स, ठीक है। इसको हम किस इक्वेशन से बताते हैं, इट इज डिनोटेड बाय KAE माइनस PA अपॉन RT, ठीक है। ये इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन। ये रेट कांस्टेंट है, ये आर्हेनियस फैक्टर है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है। गैस कांस्टेंट आप किस फॉर्म में लेंगे, 8.314 जूल के फॉर्म में लेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये आर्हेनियस फैक्टर भी है, क्योंकि इसको इक्वेशन, और इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी, ठीक है। अब आप देखो, यदि हम दोनों तरफ इसका लॉग ले लें तो ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ये अपॉन RT हो जाएगा, लॉग लेंगे तो ये e की पावर हट जाएगी, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गई आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप एक कर्व खींचे किस किस के बीच में, रेट कांस्टेंट के बीच में, तो देखो ln k के बीच में खींचोगे और t के 1/t के बीच में खींचोगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगेन कर्व कैसा आएगा, यहाँ पर आपने ln k लिया है, यहाँ पर आपने 1/t लिया है, c, ये इंटरसेप्ट हो गया जिसकी वैल्यू कितनी है ln a, और स्लोप क्या हो गया नेगेटिव, ये अपॉन r। समझ में आ रहा है? तो कर्व इस तरीके से आ जाएगा। और यदि हम ये मान लें कि T1 टेम्परेचर पर यदि इसको मैंने T1 मान लिया, मान लीजिए इसको T1 माना तो कांस्टेंट K1 हो गया, और यदि इसको मैंने तो क्या हो जाएगा, देखो ये अपन R T2, यानी T1 पर कांस्टेंट ये है, T2 पर ये है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो इस इक्वेशन को यदि मैं मान लूँ अगेन दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इक्वेशन इज 2, तो 2 - 1 जब हम करेंगे, 2 - 1 जब हम करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आएगा दैट इज log K2 बाय K1 इक्वल्स टू, ये आपको याद ही करना है, इसका डेरिवेशन ऐसा सच वो आपसे कुछ पूछेगा नहीं, EA अपॉन 2.303 T1 T2 T2 माइनस T1। ये आपका एक फॉर्मूला है ना जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व, आपको दो अलग अलग टेम्परेचर देगा, वो एक का कांस्टेंट देगा और एक का कांस्टेंट पूछेगा, या तो वो ये देगा या आपको चारों चीजें देगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकलवाएगा वो आपसे, ठीक है। तो ये जो आपका है, जब इसको आप 2 - 1 करेंगे, 2 - 1 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने पर यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या होगा,
देखो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना हम, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यदि हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो कि मैंने 11th में पढ़ाया था उसमें आपको एक प्रोबेबल वेलोसिटी बताई थी। प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा रखी जाती है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी वो फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मतलब नंबर ऑफ फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है वो ज़्यादा हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला है, जैसे एक क्वेश्चन पक्के तौर पर बनेगा। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चैप्टर जो है वो मेरी तरफ से फिनिश हो गया है। इसमें न्यूमेरिकल्स है, मैं क्लास में करा रही हूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं, वीडियो भी हम डालेंगे तो डाल देंगे। थैंक यू।